न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, हौसला बनाए रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और ये मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी और आपको राजस्थान ग्रेड 3 एंड 2 में सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। तो हम बात कर रहे हैं 25 सितंबर 2022 को होने वाली राजस्थान ग्रेड 3 एग्जाम के बारे में, जिसकी डेट आ चुकी है और एग्जाम होगा और आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो पूरी मेहनत, पूरे ईमानदारी से तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी पार्ट 2, यानी कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज दोस्तों, जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ साथ, भारत के सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपको पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन आपको राजस्थान पेपर फर्स्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप पक्का करना चाहते हैं, 20 में 20 नंबर अगर लेना चाहते हैं, तो हमारे इन वीडियोस को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है शिक्षक से, शिक्षण से यानी टीचिंग से, टीचिंग एड्स से, टीचिंग स्टाइल से, टीचिंग मेथड से, कक्ष वातावरण से यानी क्लासरूम से, और स्टूडेंट से यानी कि विद्यार्थी से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इन सभी से होता है। आप सभी को पता है कि एक शिक्षक को चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जो है किस तरह के टीचिंग एड का यूज करना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इन सभी चीजों का ज्ञान शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से ही होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। एक ही क्वेश्चन के आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार होंगे, बहुत सी थ्योरीज तैयार होंगी, जो कि क्वेश्चन में आपके सामने है। देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है, यानी कि डिफरेंट एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित डिफरेंट जो थ्योरीज है उनको उनके प्रतिपादक से आपको सही मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हम आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन डीबी का संबंध जो है वो है कृत्यवाद से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है कृत्यवाद की। हम आपको बताते हैं कि कृत्यवाद का क्या मतलब है। तो देखिए, कार्यात्मवाद या प्रकार्यवाद या प्रयोजनवाद के रूप में भी इसे जाना जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जॉन डीबी जो है वो प्रयोजनवाद या प्रयोजनवाद के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, जिसे यहाँ पे कृत्यवाद के रूप में दिया गया है। कृत्यवाद का मतलब है प्रकार्यवाद सिद्धांत या कार्यात्मवाद सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी। इनके द्वारा 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय में कृत्यवाद या प्रकार्यवाद का जो है प्रतिपादन किया गया था। नंबर 2 पे आता है, देखिए टिचनर। हम आपको बता दें यहाँ पे टिचनर की जो बात की गई है, इनका संबंध है, आपको बता रहे हैं संरचनावाद से। कोफा का संबंध जो है वो है गेस्टाल्टवादी संरचना यानी गेस्टाल्टवाद से, और वॉटसन का संबंध जो है वो व्यवहारवाद से है। तो देखिए, इन सभी थ्योरीज को हम आपको समझाते हुए चलते हैं दोस्तों। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए तो आप पूरे विश्वास के साथ सही टिक कर सकें। तो देखिए दोस्तों, संरचनावाद या अंतर्दर्शनवाद का संबंध, जिसे कि सत्तावाद सिद्धांत भी कहते हैं, इसका संबंध है टिचनर से। किससे इसका संबंध है? टिचनर से। टिचनर जो है वो विलियम वुंट के जो है शिष्य थे और इनके द्वारा जो है संरचनावाद, अंतर्दर्शनवाद या सत्तावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें टिचनर के द्वारा चेतना को मुख्य माना गया था। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में मुख्य रूप से परिभाषित किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वर्दीमर, कोहलर एवं कोफा के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता है
तो नंबर 3 पे जो थे कोफा, तो उनको आपको किससे मिलाना है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से मिलाना है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वर्दीमर, कोहलर एवं कोफा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत व सूझ के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये आप जरूर याद रखिएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं इनको इतने नामों से जाना जाता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं व्यवहारवाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन, किसकी बात की जा रही है? जॉन ब्रॉड्स वॉटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्वीकार किया। वॉटसन ने माना कि किसी मौलिक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस के साथ नए उद्दीपक को जोड़कर व्यक्ति को कोई भी बात समझाई जा सकती है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों परिभाषा से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखिएगा इस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंट सीरीज लेके हम आ गए हैं आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, यह परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जी हाँ दोस्तों, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यानी कि इसे ही सीखना कहते हैं। ठीक है, और गेट्स व अन्य के अनुसार देखिए किस तरह से परिभाषित किया गया था अधिगम, यानी कि लर्निंग को, सीखने की परिभाषा की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम जो है वो सीखना कहलाता है, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना गेट्स एवं अन्य के अनुसार जो है वो अधिगम कहलाता है। और स्किनर के अनुसार देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बता ही दिया था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये सभी परिभाषाएं आपको एज इट इज याद कर लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके प्रिपरेशन के पर्पज से, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरीज दी हुई हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, उनको उनके प्रतिपादकों से सही मिलान करना है। तो करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि आप सभी को पता है थॉर्नडाइक का संबंध जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से है, जिसे SR थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। देन पावलोव का संबंध जो है वो अनुकूलित सिद्धांत से है। क्लार्क हल का संबंध जो है वो पुनर्बलन सिद्धांत से है, एवं कोहलर का संबंध जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज ऑल थ्योरीज, यानी कि देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे चारों तरफ जिस तरह के मैसेज हमको मिलते हैं, जिस तरह के स्टिमुलस हमारे चारों तरफ या हमारे शरीर के अंदर से हमको मिलते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं, उसके हिसाब से हम अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को SR थ्योरी कहते हैं दोस्तों, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इस थ्योरी को संबंधवाद या प्रयत्नवाद, संबंधवाद के नाम से जाना जाता है इसे, या इसे प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, या आवृत्ति के सिद्धांत के रूप में, चयन के सिद्धांत के रूप में, या बंध के सिद्धांत, या आपको बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के रूप में भी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को जाना जाता है। और इन सभी थ्योरीज का संबंध है E.L. थॉर्नडाइक से। जी हाँ दोस्तों, E.L. थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के फादर के रूप में भी जाना जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विलियम वुंट है, तो विलियम वुंट जी को मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, और थॉर्नडाइक जो है इनको
शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी कुछ आपको जो से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी थ्योरीज का प्रतिपादन जो है ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में किया गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपको बताते हैं नंबर 2 के बारे में, यानी कि पावलोव। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, अनुकूलित सिद्धांत यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में इवान बी पावलोव के द्वारा किया गया था, जो कि एक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। और इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, परंपरा अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिवाद अनुबंधन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। देखिए एक थ्योरी को कितने दूसरे अदर नामों से यहाँ पे बुलाया जाता है, बताया जाता है। तो देखिए CR सिद्धांत, इसे किस रूप में भी जानते हैं, CR सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ क्रियाशीलता का सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि पावलोव का संबंध इन सभी थ्योरी से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, जो कि प्रतिपादित किया गया था क्लार्क एल हल के द्वारा। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क एल हल। 1915 ईस्वी में इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। ओके, और लास्ट देखिए बता देते हैं आपको कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्रबलन सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यक अवकलन सिद्धांत, जैविकीय अनुबंधन सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत या परिष्कृत सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और लास्ट में हम आपको बता दें, देखिए पहले ही हमने आपको बता दिया है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत, यानी कि आपको बता दें कोहलर के द्वारा जो है वो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को जो है किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं, देखिए कोफा, हम बात कर रहे हैं कोहलर, कोफा, मैग्स वर्दीमर के बारे में, जो कि गेस्टाल्टवादी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। और गेस्टाल्ट सिद्धांत को सोच का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत व अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए कोहलर ने जो है इन सभी को बताने के लिए बंदर पे प्रयोग किए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किए थे, आपको पता होगा। और पावलोव ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लर्निंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखिए अभी आपको प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। अधिगम प्रक्रिया में सही जो चेन होती है वो क्या होती है। नंबर 1 लक्ष्य, सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाना होता है। देन एडजस्टमेंट, समायोजन, देन प्रेरक यानी कि स्टिमुलेंट्स, एंड देन परिवर्तन यानी कि रिस्पॉन्स। तो अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना होता है, फिर उसके हिसाब से खुद को तैयार करना होता है और एडजस्ट करना होता है, और फिर जो भी हमारे सामने प्रेरक आते हैं उनसे सीखना होता है। तो ये सही सीक्वेंस होता है अधिगम से रिलेटेड। आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, बाधाएं, तत्परता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी चीज को हम सीखना शुरू करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी राजस्थान पीटीआई की जब वैकेंसी आई तो शुरू में आपने इतना ध्यान नहीं दिया
और आपको ज़रूरत थी इसे सीखने की, इसके बारे में जानने की। जो भी लोग राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी कठिन था ये, लेकिन आपने धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपको आवश्यकता थी, आपको ज़रूरत है, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते थे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप राजस्थान जीके, राजस्थान जीएस के बारे में पढ़ें। तो आवश्यकता के अनुसार आपने जो है खुद को मोटिवेट किया, खुद को इंस्पायर किया, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन से आपने लक्ष्य बनाया, और फिर सभी बाधाओं को पार करते हुए पूरे तत्परता के साथ, और अपने जो चारों तरफ की स्थितियां हैं अपने घर वालों को बता दिया कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने दो, एक्स्ट्रा काम जो भी है आपने रोक दिया, पूरी तरीके से ध्यान दिया पढ़ाई में। और कहीं ना कहीं देखिए वातावरण के साथ अंतःक्रिया, यानी कि जो भी चीज़ें सामने आती गई उन सबको आपने अपने लक्ष्य के लिए जो है एक सीढ़ी के रूप में बनाया, और इन 2 महीनों में आप काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। जब से फॉर्म आपने भरा है तब से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि सीखने से संबंधित है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तो सीखना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है, यहाँ पे भी आपने बहुत कुछ सीखा ही है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से होती है सीखने की प्रक्रिया। चाहे आप किसी भी काम को सीखने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ज़रूरत होती है उसके लिए पूरे मन से, पूरे शिद्दत से कोशिश करने की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। छात्र जो नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, तो ये जो है इसे शामिल किया जाता है निर्मितवाद उपागम के रूप में। अधिगम के निर्मितवाद उपागम के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो छात्र जो नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे सीखता है। नई चीज़ों को सीखने के लिए वो पुरानी चीज़ों को जोड़ता है, इस्तेमाल करता है और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं अधिगम का निर्मितवाद उपागम। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए निर्मितवाद में जो अधिगम करता यानी कि लर्नर होता है, निरीक्षण करने वाला, विचारों को आकार देते हुए निर्माण करने वाला तथा स्वयं अर्थों का निर्माण करता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो कौन से कथन सही है? देखिए वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, आप सभी को पता है। देखिए दोस्तों, एक कोई भी बच्चा है जब वो जन्म लेता है और बड़ा हो रहा होता है तो उसके सामने दो चीजें होती हैं, एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। तो हम आपको बता दें कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वेट का बढ़ना, आपकी जो बोन्स है उनका डेवलप होना, साइज का बढ़ना, है ना, आपकी जो हाइट है ये सब बढ़ना, ये वृद्धि के रूप में आते हैं। यानी जो भी बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में वो सब क्या होते हैं? वृद्धि कहलाती है। और वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती, एक पर्टिकुलर एज तक ही आप में जो है ग्रोथ हो रही होती है हाइट में, और आपके जो वृद्धि है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है। और वृद्धि के साथ देखिए विकास भी होता है, और वृद्धि तो हो ही रही है लेकिन साथ ही साथ विकास भी होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि विकास होता क्या है। तो विकास देखिए जो क्वालिटी जो आप में डेवलप हो रही है, आप अपने चारों तरफ से, अपने घर से, परिवार से, दोस्तों से किस तरह की आदतें सीखते हैं, आप किस कल्चर को फॉलो करते हैं, किस तरह के परिवेश में रहते हैं, इससे किस तरह से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, किस तरह की जो मोरल वैल्यूज आपके अंदर आती हैं, उन सभी का संबंध होता है विकास से। दोस्तों आप किस तरह से सीखने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं, तो ये सब कुछ विकास से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तो विकास जो है वो मात्रात्मक नहीं होता, इसे हम माप नहीं सकते हैं, ये अनलिमिटेड होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है, हमेशा चलता रहता है। और जो है विकास जो है वो इसकी कोई एज नहीं होती, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट हियर। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि यह परिपक्वता तक चलता है। पहले ही हमने आपको बता दिया दोस्तों, विकास के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए जो विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट, यह परिपक्वता तक चलता है। ये कथन जो है यहाँ पे, यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मानव विकास जो है वो जीवन पर्यंत, सतत जीवन, जब तक जीवन है तब तक विकास की प्रक्रिया चल सकती है दोस्तों। हमेशा होने वाला जो है वो विकास के रूप में जाना जाता है। इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो देखिए कौन सी विशेषता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी। यानी कि पर्सनालिटी को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? तो शारीरिक गठन, आप किस तरह से दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यानी कि आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, सामाजिक व्यवहार यानी किस तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, आप किस तरह के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, आप किस तरह से जो है एक्टिविटीज शो करते हैं, दूसरों से इंटरैक्शन करते हैं, किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं। दूसरा संवेगात्मक आयाम यानी कि इमोशनली आप कैसे हैं, और एक्सपीरियंस्ड वाइज आप कैसे हैं। इन सभी चीज़ों का सीधा संबंध होता है आपकी पर्सनालिटी से। आप इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इन सब को मिला के बनता है आपका व्यक्तित्व। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ईड यानी कि इदम। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से जो बताया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था सिगमंड फ्रायड ने, एक ये क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे तैयार हो गया। तो उन्होंने 3 अंग बताए थे व्यक्तित्व के, कि इदम, और दूसरा इदम का मतलब होता है जब हमें खुद के बारे में सोचें, हम स्वार्थी बन जाए तो उसे इदम कहा जाता है, ठीक है। और इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता, बिना किसी बाधा या इंतजार के, है ना, सुख प्राप्त करना चाहता है, पेशेंस नहीं होता है लोगों में, तुरंत डिसीजन करना है, तुरंत जो है हमें रिजल्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, अचेतन मन का राजा इदम हो गया। और इसके बाद देखिए दूसरा जो आता है वो अहम यानी कि ईगो बोलते हैं जिसको, ठीक है। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो तो इस स्थिति को हम अहम कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप गुस्सा हो गए तो सामने वाला ही हमसे बात करे, हम क्यों करें उससे। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, अहम में। यानी कि क्या कह सकते हैं कि शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो तो इसे अहम कहते हैं। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है, यह मानवता का प्रतीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आई होप मैंने कुछ गलत बता दिया यहाँ पे। तो ये नंबर 2 पे आता है अहम, आई होप कि एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया है। नेक्स्ट देखिए जो तीसरे नंबर पे आता है वो है परम अहम यानी कि सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब होता है जब शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर लिया जाए और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाए या देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो जाए, दूसरों के बारे में सोचें, परम हित के बारे में सोचें। पर हाँ, सुपर ईगो का मतलब होता है परामहम। परामहम यानी कि दूसरों के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, मानवता के बारे में सोचना, राष्ट्र के बारे में सोचना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं सुपर ईगो में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 पे होता है इदम यानी कि अपने बारे में सोचना, दूसरा होता है अहम और तीसरा होता है परहम यानी कि दूसरों के बारे में सोचना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो गिलफोर्ड के द्वारा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है यदि वह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह अधिक नंबर प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है सृजनात्मक बालक के रूप में कि सृजनात्मकता कब पाई जाएगी, क्रिएटिविटी, यदि वह अधिक नंबर प्राप्त करता है तो, ठीक है। तो ये बताता है बालक के सृजनात्मकता के बारे में हमें जो है बताता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बुद्धि लंबवत तथा जीवन पर्यंत होती है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए बुद्धि की निम्न विशेषताएं होती हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आप सभी को पता है। बुद्धि में अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि सीखने में सहायक होती है। बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान होता है और बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्यता बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन बुद्धि लंबवत तथा जीवन पर्यंत होती है, ये यहाँ पे सही नहीं है। ओके दोस्तों, तो देखिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन अभिप्रेरणा के पक्ष में नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दबाव। दबाव जो होता है वो किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं होता दोस्तों, आपको पता है। इसके अलावा आवश्यकता, नीड, ड्राइव और प्रोत्साहन अभिप्रेरणा की श्रेणी में आते हैं, जो कि आपको अभिप्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो होती है अभिप्रेरणा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देखिए दोस्तों, अभी ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, कथन ऐसा है। और दूसरा, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये रीजन हो गया इसका। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि ए और आर जो है यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखिए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे जो कि हम आपको बता ही देते हैं। जो हमारे पढ़ने वाले दोस्त हैं वो तो वीडियो देखेंगे ही, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन हम नहीं रख सकते हैं अगर हम आपको पूरे तरीके से समझाना चाहते हैं तो देखिए निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सिर्फ 3 दौड़ में भाग लेना जो है ये बाह्य प्रेरक यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेटर के रूप में होते हैं। इसके अलावा देखिए कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाना, ये जो है ये इंटरनल मोटिवेशन में आते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक के अंतर्गत आता है। तो तीसरा, दौड़ में भाग लेना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 तरह की प्रेरणा होती है, आपको पता है। एक होती है बाह्य प्रेरणा यानी कि कृत्रिम अभिप्रेरणा, यानी कि जो बाहर से, जो बाहर की एक्टिविटीज को देख के हमारे मन में जो किसी चीज को पाने की इच्छा जागृत करे तो उसे हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं, और इसे कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे निगेटिव मोटिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता देखिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि हर छात्र छात्रा या लर्नर या सीखने वाला जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो आपको इस चीज को ध्यान में रख के ही अध्यापक को टीचिंग मेथड का और स्ट्रैटेजी का यूज करना है कि हर बच्चा जो है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में जो है मदद मिलती है एक अध्यापक को, अगर उसे इंडिविजुअल यानी डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता है तो। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद होगी अध्यापक को, और अध्यापक जो है वो बच्चों के अनुसार ही जो है अलग अलग टाइप की मेथड्स का जो है इस्तेमाल करेगा बच्चे को सिखाने के लिए। नाउ फाइनली आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है। तो देखिए बात की जा रही है विशेष यानी विशिष्ट बालकों के बारे में, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि एक प्रतिभावान जो छात्र होता है, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से सामाजिक रूप से अक्षम, सभी तरह के छात्रों को जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, या तो वो मानसिक रूप से पिछड़े हों, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से डिसेबल्ड हो, तो उन्हें तो हम रखते ही हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों में। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, प्रतिभावान छात्र होते हैं, उनको भी हम विशेष आवश्यकता यानी विशिष्ट बालकों में ही शामिल करते हैं।
ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कमजोर छात्रों को ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। एक सृजनात्मक बालक जो कि क्रिएटिव होता है, काफी कुछ नया करने की जिसमें क्षमता होती है, वो भी विशिष्ट बालकों में ही आता है, और पिछड़ा बालक भी विशिष्ट बालकों में ही आता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्व अनुदेशन पुस्तिका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आस्किंग दैट छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, रिवाइज करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक।